अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के ज़रा बात करेंगे। ख़ास तौर पे खान साहब ने एक ट्वीट किया है और इस तरह लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी ही पार्टी का मुज़ाकरात करने के हवाले से जो बयानिया है उसको लिटरली डस्टबिन में फेंक दिया है। तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। इमरान खान साहब के अकाउंट की जानिब से, जनाब उनके अकाउंट की जानिब से, मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं उनका अकाउंट वो खुद ऑपरेट नहीं करते। सो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है हमेशा ही सवाल रहता है कि एक्चुअली ये इमरान खान साहब की राय थी भी या नहीं थी। तो अकाउंट आप जानते हैं उनका पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट होता है, यहाँ से ऑपरेट भी नहीं होता। तो उनके ऑफिशियल अकाउंट से जो एक ट्वीट हुआ है, सबसे पहले ज़रा उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा है जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू। मैंने आगे उसके बाद लिखते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ यानी अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। अच्छा, ज़रा गौर से देखिएगा, 4 मार्शल लॉ का जिक्र कर रहे हैं। अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ, ठीक है, 4 मार्शल लॉ। याहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था। 4 में से 2, याहिया खान और ज़ियाउल हक, ठीक है, 2 का जिक्र हो गया, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है उसका मुआवजा सिर्फ और सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है, अयूब खान के दौर से नहीं। अयूब खान क्यों नहीं? अयूब खान क्यों नहीं? मतलब फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट किसने इलेक्शन लड़ा था? कायद आज़म की बहन के अगेंस्ट किस डिक्टेटर ने इलेक्शन लड़ा था? अयूब खान का नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए क्योंकि उनका पोता जो है वो आपका ऑपोजिशन लीडर है, इस वजह से। मतलब आप सिर्फ इस बात से अंदाजा कीजिए कि सानू ए वाले डिक्टेटर भैड़े लगते हैं, ए वाले चंगे लगते हैं सानू, क्योंकि उनका पोता मैंने अपनी पार्टी के अंदर जो है इतने सीनियर ओहदे के ऊपर मैंने बिठाया है, तो उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना। मतलब उनके दौर में कायद आज़म की बहन के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे मीडिया के अंदर, मतलब उनकी तक हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल उठे। फातिमा जिन्ना साहिबा की हुब्बुल वतनी के ऊपर उसी डिक्टेटर के दौर के अंदर सवाल उठे। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि फातिमा जिन्ना कायद आज़म की सगी बहन के बारे में जो है कभी इस तरह हो सकेगा। ये हुआ, ये अयूब खान के दौर में हुआ, लेकिन खान साहब को उस डिक्टेटर से कोई मसला नहीं है, बाकियों से हैं। मुशर्रफ साहब को फिर भी एक स्टेप ऊपर देते हैं, वो फिर भी लिबरल थे वो। अच्छा, मुशर्रफ साहब इसलिए भी शायद उनके लिए भी एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर खान साहब के दिल में शायद इसलिए होगा क्योंकि उनके साथ डील भी होने वाली थी। वो तो हमने सीटें इतनी ज़्यादा मांग ली थी कि मुशर्रफ साहब ने कहा था, खान साहब खुदा आदा वास्ते अकल नूं हत्थ मारो, की हो गया तुम। वो यही आया था कि 100 सीटें मांग बैठे थे। तो जब मुशर्रफ साहब ने अपना सर्वे कराया ना, कहा भाजी किधरों 100 की है, 10 नहीं बन दिए थे। तो इसलिए फिर भी मुशर्रफ साहब के हवाले से जो है ना थोड़ा। और दूसरी बात, आप जानते हैं मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया था तो खान साहब तो उनमें से शामिल थे ना जिन्होंने वेलकम किया था मुशर्रफ साहब को। बाद में कहते हैं मेरे को गलती होगी, सॉरी, ऐसे भी यूटर्न लेना पाएगा। तो अयूब खान के साथ सानू कोई मसला नहीं। आगे चलें, आगे ट्वीट और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। आगे कहते हैं कि जी, मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाता है। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू, ताकि आमिर की गलत कारियों पर कोई भी आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो। अच्छा, मुझे 1 मिनट के लगा ये अपने दौरे हुकूमत की भी बात कर रहे हैं। मतलब आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ था? आपके दौरे हुकूमत में जमहूरियत का गला जिस तरह घोंटा गया, मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख देता हूँ कि आपके दौरे हुकूमत में जिस तरह लोगों को ज़बरदस्ती आपकी पार्टी में शामिल करवाया जाता था ISI के ज़रिए, एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए। इनकार कर सकते हैं आप खुद अपने मुंह से कहते हैं कि जी हमने बंदे पूरे करने होते थे तो हम इनको कहते थे, ये हमें बंदे पूरे करके देती। ये जमहूरियत का गला नहीं घोंटा जा रहा तो और क्या कहते हैं उसको? आपकी जो जमातें आपके साथ इत्तेहाद में थी उनको फोर्स किया जाता था कि वो आपके साथ इत्तेहाद में बैठे, वो जमहूरियत का गला घोंटना नहीं था। तो आपके दौर में हुआ था ना, ये इस दौर में भी हो रहा है। ये मत समझिएगा कि मैं कहूँगा जनाब इस मरतबा बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, इस दौर में भी हो रहा है। लेकिन जनाब आपकी हुकूमत ने भी जो है वो कोई दूध की धुली भी नहीं थी, जमहूरियत का बेड़ा गर्क उसने भी किया। आगे चले, आज़ाद अदलिया, आज़ाद कहते हैं जी, आज़ाद अदलिया का भी गला जो है वो घोंटा जा रहा था। शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ था? शौकत सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब आपके सामने हैं, वो सारी रुदाद आपके सामने है कि क्या हुआ आपके दौरे हुकूमत में। और उसके बाद एंड पे आज़ाद मीडिया, वाह, तलत हुसैन साहब का करवाएं जरा किसी इंटरव्यू के, उनके साथ क्या हुआ। नुसरत जावेद साहब से बात करवाएं कि उनके साथ क्या हुआ।
आपके दौर में मीडिया पर्सन्स के हवाले से ये जो गंद और गलाजत की जो नदियां बहाई गई सोशल मीडिया के ऊपर और ट्विटर के ट्रेंड्स के जरिए, मतलब ऐसी ऐसी गंदी और घटिया गाली जो आपके 50ओं ने शुरू की, और जिस तरीके से आपकी सोशल मीडिया टीम्स, जिनको आप बड़ा अपने हीरे समझते हैं, उन्होंने जो हरकतें की वो मीडिया का गला घोंटने के मुतरादिफ नहीं तो क्या था। मीडिया के चैनल मालिकान के ऊपर जो प्रेशर डालते थे आप लोग ISPR के जरिए उस वक्त, वो क्या था? वो आज़ाद मीडिया का गला नहीं घोंटा जा रहा था। आगे चलें। उसके बाद कहते हैं कि जी आज़ाद मीडिया चूंकि तनकीद करता है इसलिए उसकी आवाज़ बंद की जाती है। ठीक है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है इसलिए उसके इख्तियारात भी सलब कर दिए जाते हैं। आज भी ये सब कुछ हो रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज भी ये सब कुछ हो रहा है। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में तमाम फस्ताई हरबे बदरजा अतम मौजूद हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। यहां तक आपका नाम हर सूरत लिया जाना चाहिए। मैं आपको अलबत्ता ये बता दूं कि मैंने, मंसूर अली खान ने अपने प्रोग्राम में डे 1 से, जब से यह सिलसिला शुरू हुआ था मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है। ये बानी चेयरमैन बुनी चेयरमैन मुझसे नहीं होता, मैंने डायरेक्टली इमरान खान ही कहा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मीडिया आज़ाद है या वो उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। बिल्कुल आपका, मैं शदीद तरीन अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूं। मैं इस किस्म की सेंसरशिप को किसी सूरत नहीं सपोर्ट कर सकता। मैं बल्कि इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहूंगा। आपका नाम नहीं, आपकी तस्वीर भी चलनी चाहिए, आपके बयानात भी चलने चाहिए। मुझे तो खुद फील होता है क्योंकि आपकी बातों में जहां पे तजाद होता है, हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको वैसे लफ्जी तौर पे कोट कर सकते हैं, आपका बयान नहीं चला सकते। चलना चाहिए आपका बयान, अच्छे भी काम जो आपने किए वो भी चलने चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि जैसे हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाज़ेह हुआ था कि याह्या खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। अच्छा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में सारा कुछ याह्या खान पे डाल दिया, अयूब खान का जिक्र ही बीच में से निकल गया, बिल्कुल सेंसर्ड। फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ, अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग स्टार्ट होती है। कहते हैं शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। अब ये बड़ी देर के बाद दोबारा जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो बमबारी हुई है, लफ्जी बमबारी हुई है। तो इसमें काफी हद तक जो है वो कंट्रोल किया गया था। ये एक इंडिकेशन भी हो सकती है। मैं इस पे आता हूं, किस चीज की इंडिकेशन हो सकती है। इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था, क्योंकि कम अज कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसे फरवरी 2024 में की गई। धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज, लेकिन ना तो वहां टोला, दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। अच्छा, अब इधर भी जरा तजाद जरा गौर से सुनिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। कहते हैं इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था, क्योंकि कम अज कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई है। अच्छा, यानी ही इज ट्राइंग टू टेल मी, ये खान साहब मुझे बता रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जो काफ लीग बनी थी और जिसके जरिए इन्हीं के पार्टी के सदर, जो अब मेरे ख्याल में शायद सदर नहीं है, परवेज इलाही साहब, वो जो चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, वो काफ लीग एक ऑर्गेनिक तरीके से बनी थी, है एक नेचुरल तरीके से बनी थी। और वो जिस तरीके से फिर उसके इलेक्शन करवाए गए थे, वो 2002 के जो इलेक्शंस थे वो बड़े साफ शफाफ इलेक्शंस थे। और साथ ही साथ जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो अपना एक रेफरेंडम कराया था वो भी बड़ा ही साफ शफाफ था। पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि क्या खूबसूरत तरीके से, साफ सुथरे तरीके से ये इलेक्शन और रेफरेंडम्स करवाए गए। भाई वाह, कमाल हो गया। तो कहते हैं मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लूंगा और अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाएंगे। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्ल आम को 6 हफ्ते हो चुके हैं। हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है।
अच्छा, एक तो मतलब इसमें ये जो मैंने अपने व्लॉग में जिक्र भी किया था कि ये खबर ये बेसिकली असद अली तूर साहब ने ये खबर दी थी कि जनाब बुशरा बीबी के कोर कमांडर पेशावर के साथ जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोर कमांडर नहीं, सॉरी, आईएसआई के सेक्टर कमांडर, सॉरी कोर कमांडर नहीं, आईएसआई के सेक्टर कमांडर के साथ उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट के ज़रिए इमरान खान साहब जो है इस चीज़ को अलेजिडली दोबारा मुझे पता नहीं है उन्होंने कहा भी है कि नहीं, तो इसको डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ और ज़रदारी की तरह एनआरओ नहीं लूँगा और अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। हजूर, ये जो इनके भी केसेस ख़त्म हुए थे ना, वो भी हुए अदालतों के ज़रिए ही थे। ये नवाज शरीफ साहब के ये जो अभी जब आए हैं, वापस आए हैं 21 अक्टूबर 2023 को जब वापस आए थे, क्लियर तो वो अदालतों के ज़रिए ही हुए हैं। उसमें होना क्या होता है, मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, ये कोई नया तरीका नहीं है, सालों से आजमूदा तरीका। खान साहब अच्छी तरह खुद भी जानते हैं कि केस ख़त्म किस तरह, केस बनते किस तरह है और केस ख़त्म किस तरह होते हैं। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये मैं आपको खुल के बता देता हूँ। बेसिकली होता ये है कि ये जितने भी सियासतदान होते हैं, इनके केसेस जो है थे वो इनकी फाइलें तैयार होती हैं और अलमारी में रखी होती है, बल्कि आप समझ लीजिए कि फ्रिज में रखी होती हैं। मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ, फ्रिज में रखी होती हैं। ये जो आपकी आज की भी हुकूमत बैठी हुई है ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार, ये जितने भी मतलब सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, सबकी फाइलें तैयार हैं। मरीम औरंगजेब, बिल्कुल, मैं इस पर भी वैसे बता दूं आपको, कबूतर ये भी खबर लेकर आया है कि मरीम औरंगजेब की भी एक फ़ाइल तैयार हुई है। जी हाँ, अब ये फ्रिज में पड़ी होती है। बवक्त ज़रूरत जैसे ही हवाओं का रुख तब्दील होगा, मौसम अबर आलूद होगा, बिजलियाँ कड़कना शुरू होंगी, बादल गरजना शुरू होंगे, झक्कड़ चलना शुरू होंगे, दरख्त टूटना शुरू होंगे, ठीक है, चरिंद परिंद जो है वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, तो ये फाइलें फ्रिज में से बाहर आ जाएंगी। ये बाहर आ जाएंगी और उसके बाद इनको माइक्रोवेव में गर्म किया जाएगा। जब इनको गर्म किया जाएगा उसके बाद ये फाइलें खुल जाएंगी और इनके सफ़ों में से जो है वो सबूत निकलना शुरू होंगे और बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़े स्कैंडल्स, अरबों रुपए के स्कैंडल्स जो हैं वो सर उठाना शुरू करेंगे। और जब वो सर उठाना शुरू करेंगे उसके बाद मीडिया के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए जो है वो स्कैंडल्स उछाले जाएंगे। ठीक है, तो वो जिस तरह था ना, जब तख्त उछाले जाएंगे, तो इसी तरह फिर ये स्कैंडल्स उछलते हैं। बिल्कुल ये खान साहब वाला भी जो रूट है बिल्कुल इसी तरह ही है। ये सारी फाइलें जो हैं ये पहले से तैयार होती हैं, बवक्त ज़रूरत बाहर आती हैं। उसके बाद ये ख़त्म किस तरह होती हैं, बड़ा आसान तरीका है। ये कहते हैं ना कि जी वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, ही वॉज अबाउट टू गेट चार्ज्ड, लेकिन उनकी हुकूमत आ गई और सब कुछ ख़त्म हो गया। बड़ा आसान तरीका होता है। कोर्ट के अंदर जो है वो बेसिकली प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? हुकूमत का वकील। हुकूमत की तरफ से करप्शन का कोई भी केस, नैब का हो या FIA का हो, उसको जब वो लड़ रहा होता है तो आपने उसको एक आंख मारनी है कि चल बेटा फाइल चुप करके वापस फ्रिज ही रख दे। वो वही फाइल तमाम सबूतों के साथ, तमाम गवाहों के साथ, हर चीज़ के साथ यूं ही उठा के वापस फ्रिज में रख देता है। एंड द केस गोज कोल्ड, सिंपल, सारे सबूत ख़त्म, गवाह मुनरिफ, गवाह के वो गवाह 1 मिनट में कहते कि जनाब मुझे तो प्रेशराइज किया गया था, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, मैं तो नहीं जानता की हुआ है, मैंने कोई कख भी नहीं पता। तो जो वाटर टाइट केसेस होते हैं वो एकदम यूं करके पानी का शॉपर जिस तरह फटता है ना, पानी वाला वो शॉपर में पानी डाल लेना आप और बहुत ज़्यादा पानी डाले तो फड़क करके उसका एक धमाका सा होता है और सारा पानी बह जाता है, वो यूं करके शॉपर फट जाता है करप्शन के केसेस का। और ये मैं, आप यकीन कीजिए, मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। ये नहीं कि मैं ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहा हूँ या इमरान खान साहब के बारे, 1950 से चल रहा है। मैं अक्सर औकात मुझे लोग मिलते हैं ना, वो मुझे कहते हैं कि जी वो ये पॉलिटिक्स पे डिस्कशंस होती हैं तो वो कहते हैं जी कोई किताब अगर आपके ज़हन में है तो बताएं। तो मैं उनसे कहता हूँ आप सिर्फ एक काम कीजिए, 1947 से लेके 1958 की ज़रा पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर नजर किताब पढ़िए जाके। ये वो पहले पाकिस्तान के पहले तकरीबन 10 साल है ना, 10-11 साल है पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त पॉलिटिशियंस के साथ क्या क्या हो रहा था। आपको इस तरह लगेगा जैसी वो आप वो किताब पढ़ेंगे ना, वहाँ पे जो सियासतदानों के साथ जो कुछ हो रहा था, असेंबलियाँ बन रही थी, टूट रही थी, पॉलिटिशियंस अरेस्ट हो रहे थे, वज़ीर आज़म जो है वो हमारे उसी दौर में कहा गया था, शायद नेहरू के बारे में कहा गया था कि नेहरू जो है वो अपने कपड़े इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान अपना वज़ीर आज़म बदल देता है। हमारे बारे में ये बात हुई थी सब तब। शायद मैं अगर मैं वो थोड़े से वर्ड्स अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो मैं माजरत उसके लिए, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ बात इस तरह की थी। तो उसकी क्या वजह थी? आप अगर ये हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा यार ये तो 90s में भी हमारे इसी तरह ही होता था, 2008 से लेके आज बिल्कुल ये इसी तरह ही होता है।
सियासी जमातें चल रही होती फर्स्ट क्लास, उनके बीच में से एस्टैब्लिशमेंट जो एक नई सियासी जमात बना देती है। अयूब खान के दौर के अंदर भी इसी तरह ही उनकी मज़े की अपनी मुस्लिम लीग बना दी गई थी। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए, उनके दौर में IGI बना दी गई थी, मतलब मुस्लिम लीग वो जुनेजो वो बना दी गई थी। उसके बाद जब वो गए तो IGI बना दी गई थी। और जब ये सारे के तितर बितर हो गए तो दो जो पीछे से 2011 से तो पीछे से 1996 से PTI चल रही थी, 2011 में उसे गोद में बिठा लिया गया। तो सेम पॉलिटिक्स कीप्स ऑन गोइंग ऑन। लेकिन ये जो खान साहब की मैं बात कर रहा था, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि बड़ी देर के बाद जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो लफ्जी गोलाबारी हुई है। शेख वकास अकरम साहब कल रात को आए हुए थे मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर, तो उनसे ये सवाल हुआ कि भाई ये क्या है, ये इस तरह की गेम क्यों है। अब इसके ऊपर ना 3-4 राय है। ये मैं जो चैटर चल रही है ना इस्लामाबाद में, अफवाहें जो चल रही हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर देता हूँ। एक चैटर तो ये है कि बेसिकली ये दोनों साइड जो हैं सीरियसली मुज़ाकरत कर क्यों नहीं रही। मतलब PTI जो है वो रिटर्न कोई अपनी डिमांड्स नहीं देना चाह रही, हुकूमत जो है वो कह रही है जी आप जब तक डिमांड्स नहीं देंगे तो फिर हम बात नहीं मानेंगे। वो एक साइड कहती है जी हमारी खान साहब से जो है वो खुले इलाके में हमारी बिल्कुल जो है वो मुलाकात करवाई जाए, जहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग ना हो, हम आराम से चैन सुकून से जो है करें, और हमारी अगर बातचीत नहीं होगी तो असी मुज़ाकरात नहीं करने, असी एक बिल्टे असी नाराज़ हो जाएंगे। मतलब इस तरह की बातें चल रही है ना। र्यूमर ये है कि बेसिकली दोनों साइड जो है ना वो टाइम बाय कर रही हैं। वो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं, और दोनों साइड्स देख रही हैं कि 20 तारीख तक होना क्या है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पत्ते खेलने में जो है वो कामयाब हो गई है या नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है, और इसका जिक्र मैंने आज से हफ्ता 10 दिन पहले किया था, वही है इन्विटेशन कार्ड, कि क्या PTI को डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसका इन्विटेशन कार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिलहाल देयर इज नो न्यूज़। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट साइड से भी जो है वो किसको मिलेगा। गवर्नमेंट साइड से क्या कोई ऐसा बंदा होगा जिसे कोई मिनिस्टर होगा। आज से चंद दिन पहले इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, अभी तक तो कोई सच ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। सो दोनों साइड जो है ना इनकी एक वेटिंग गेम है, ये वेट कर रहे हैं 20 तारीख का। और ये रात को जो 8 और 10 बजे के कल रात को शोज हुए उसके अंदर भी ज़्यादातर यही डिस्कशन हो रही है कि दोनों साइड जो है बेसिकली वेटिंग गेम खेल रही हैं। और इसमें तीसरा फरीक एस्टैब्लिशमेंट वो भी मेरा ख्याल में वेटिंग गेम खेल रही है। वो थोड़ी सी लेवरेजेस भी दे रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी लेवरेजेस भी दे रही है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अगर आ भी जाता है और अगर वो अपना केस बिल्डअप करने की कोशिश करता है, PTI अपना केस बिल्डअप करने की कोशिश करता है, तो वो कह सकेंगे नहीं जनाब हमने तो बिल्कुल इनको स्पेस दी हुई है। देखे हमने 19 बंदे भी जो है वो इनको हमने सजाएं इनकी माफ़ कर दी, इन्होंने रहम की अपील की थी, हमने माफ़ कर दी। ये खान साहब का केस भी जो है वो जो आप देखें बड़े लीगल प्रोसेस सारे जो है वो कंप्लीट है, उसके मुताबिक चल रहा है। और कौन सी मतलब यहाँ पे बोलने की पाबंदी है। X भी काम कर रहा है, अब तो कर रहा है ना, ट्विटर भी काम कर रहा है। कई ऐसे सहाफ़ी जिन्हें समझा जाता था, आई विल नॉट से कि जी वो वाकई थे या नहीं, लेकिन जिन्हें समझा जाता था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के बहुत करीब हैं और उनके YouTube चैनल्स जो हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया था वो भी खोल दिए गए हैं। तो ये बेसिकली मेरा ख्याल में ये एक वेटिंग गेम है। बल्कि मैं तो किसी से मैं उस दिन बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सियासतदान बैठ के नहीं इसको देख रहे, इवन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी जो है ना वो बैठ के अब एक वो मतलब रेंज बाउंड हो गई है, आगे पीछे घूम रही है कि उसे भी समझ नहीं आ रही कि असं उत्ते जाना कि थल्ले जाना। खान साहब बाहर आ रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर आवाज़ यही है कि जे खान साहब बाहर आ गए ना तो स्टॉक मार्केट सीधा 10-15 हज़ार पॉइंट तो गई, सीधा नीचे जाएगी, क्योंकि उनको यही लगेगा लो यही शुरू होने लगा ये काम। अब फिर वही जलसे जुलूस रैलियाँ लॉन्ग मार्च आंसू गैस लाठी चार्ज शुरू होने लगा काम। तो एवरीवन इज इन अ वेटिंग गेम राइट नाउ। तो अगले ये मेरे ख्याल में 2-2.5 हफ्ते जो है ना वो 2-2.5-3 हफ्ते ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और खबरें जो है वो भी ज़रा आपके साथ शेयर कर लें। पाकिस्तान जो है वो जनाब अपना दूसरा टेस्ट क्रिकेट के हवाले से अपना दूसरा टेस्ट मैच जो है वो हार गया, और इस तरह टेस्ट सीरीज जो है वो हम 2-0 से जो है वो हमें इसमें शिकस्त हुई है। एक और एक टॉपिक जो मैं कहना भूल गया, वो मोहम्मद बिन जायद अल नायान जो प्रेसिडेंट है मुत्तहिदा अरब अमारात के और जिनसे हाथ मिलाने के हवाले से मरीम नवाज़ को बड़ी तनकीद का सामना था,
तो फैसल चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से कल जब मिल के आए तो उन्होंने बाहर आके बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा है कि मोहम्मद बिन जैद हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए बड़े काबिल कदर हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर दोस्त हैं। उन्होंने कॉपरेशन भी की जब हमारी हुकूमत थी। तो मतलब 24 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स जो हैं वो मरीम नवाज पे तनकीद करते रहे कि जी आपने हाथ क्यों मिलाया, और उसके बाद अब इनको एहसास हो पुठी बह जाएगी क्योंकि जब ये सारा फीडबैक शेख साहब के पास जाएगा तो बदनाम तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। वो उनके सामने क्या इमेज आएगा, यार किहो जी लोग हैं ये किस बात के ऊपर बैठ के ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने खुद फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ना करो, ताड़ी मेहरबानी है ना करो, सानू मसला पै जाएगा। बल्कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो शहबाज गिल जो है जिसने आसमा शिराजी साहबा के ऊपर वो फजूल किस्म के जो है उसने इल्ज़ामात लगाए थे, वो इतना बेशरम है कि उसने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन माफ़ी मांगने की उसने नहीं की कि यार मैं अब माफ़ी मांग लूँ, मैंने फजूल बातें की थी आसमा शिराजी साहबा के हवाले से। चुप करके ट्वीट डिलीट करके बाद निकल गया और बाद में फिर ट्वीटें कर रहा है। नहीं मैं अपनी बात पे कायम हूँ, तो गलते अपने कायम है तो ट्वीट क्यों डिलीट की है फिर। लेकिन बेशरम आदमी है ना, इसने मेरे बारे में भी झूठ बोला था कि जी मंसूर अली खान ने जो है वो मरीम नवाज के बारे में कहा है, लेकिन मानना नहीं कि जी हाँ मैंने झूठ बोला था कि जी मैंने मंसूर के बारे में गलत बात की थी। नहीं, माफ़ी नहीं मांगेगा। आसमा शिराजी साहब के हवाले से भी इसने फजूलियात बकी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेगा। तो बेशरम आदमी है, उसका क्या किया जा सकता है, इसका कोई हल नहीं है। मैं इसीलिए मैं बात कहता हूँ ना भाई, अपनी लड़ाई झगड़ा जो है ना वो करो जिसमें बाद में आपको एम्बैरेसमेंट ना हो, आपको मुंह की ना खानी पड़े। बल्कि आसमा शिराजी साहिबा ने ये जो है वो आगे से ये ट्वीट भी किया हुआ है कि थूक के चाटने वाली हरकत है ये जो भी की है, लेकिन मैं क्या इसको बैठ के मैं रिपीट करूं। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। चलो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।